हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के टेस्ट नंबर 3 के बारे में। इससे पहले हम जो टेस्ट दिए अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा, एक बार प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और अपना मार्क्स भी आप जरूर बताइएगा कि कितना मार्क्स आपको इस टेस्ट में आया। जो भी क्वेश्चन है सबका सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, समझिए बातों को। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अमरबेल, अमरबेल क्या है ये आपको बताना है। अमरबेल को मतलब हम किस नाम से जानते हैं, ये क्या है। तो देखिए हम आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे हर क्वेश्चन के बाद, आपको उतने देर में आंसर सेलेक्ट कर लेना है। तो अमरबेल को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम परजीवी बोलते हैं, यानी कि पैरासाइट बोलते हैं। अमरबेल क्या होता है, तो एक पैरासाइट होता है। ये क्या होता है इसके बारे में मैं सॉल्यूशन थोड़ा लिख के रखा हूँ, उसको आप लोग देखिए ताकि आपको अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। देखिए इसका सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ ये सब एग्जाम में आपको काम आएगा। देखिए जो पैरासाइट होता है यानी कि परजीवी होता है, ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी लिविंग बॉडी मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके या तो उसके ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, और वहाँ से क्या करता है ना कि अपना भोजन को निकाल करके और अपना भोजन मतलब करता है। समझ गए बातों के, मतलब जिसके ऊपर ही रहता है वहीं से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो पैरासाइट या परजीवी बोलते हैं। जैसे कि अमरबेल इसका एग्जाम्पल हो गया कि मतलब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है पैरासाइट का या परजीवी का, ये अमरबेल है। देखिए अमरबेल के पास क्या होता है ना कि इसके पास कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होने की वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, और ये जिसके ऊपर रहता है ना, जिस पेड़ के ऊपर रहता है वहीं से ये अपना खाना क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। देखिए आगे एक और 2 एग्जाम्पल है, इसका देख लीजिए। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो चंदन के पेड़ हो जाएगा, यानी कि सैंडलवुड भी हो जाएगा, उसके बाद लोरेंथस भी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो ब्लानो फोड़ा भी हो जाएगा। तो ये तीनों इसका एग्जाम्पल है, तो ये भी आपको याद रखना है। मतलब जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक तो आपका ये हो जाएगा चंदन के पेड़, और दूसरा क्या हो जाएगा कि अमरबेल हो जाएगा। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दोनों याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH रिप्रेजेंट। तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, COOH से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। समझ गए बातों को, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कैसे बनेगा। देखिए इसका जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो ये देखिए, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन उतना ही लिखा हूँ जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में काम आएगा। बहुत ज़्यादा मैं लिखने का काम इसीलिए नहीं किया हूं क्योंकि इतना ही आपको मैं देता हूं कि आपको एग्जाम के लिए बेनिफिट हो। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो RCOOH होता है। तो ये आपका इसका जनरल फार्मूला, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा और इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है किसका, तो इसी का एग्जाम्पल है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल है। समझ गया बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए और समझिए इसको। क्या कर रहा है कि व्हाट काइंड्स ऑफ मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर। देखिए सोलर कुकर में किस टाइप के मिरर का यूज किया जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, साइंस का जो लेवल होता है DFCCIL में जो पिछले साल का है, या मतलब आप जब का भी प्रीवियस ईयर देखिए तो बहुत ज़्यादा टॉप लेवल का नहीं रहता है। मैथ मतलब इसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता है, लेकिन साइंस का एक नॉर्मल लेवल ही रहता है। लेकिन क्वेश्चन जरूर रहता है, तो उसको मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब इसका वेटेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, 24 मार्क्स से। समझ गए बातों को, हम आपको टेस्ट के रूप में प्रोवाइड करते हैं, इसको आपको देखना ही देखना है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर कुकर में हम किसका यूज करते हैं, तो कनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखिए और कनकेव मिरर का और कहाँ यूज करते हैं, तो चलिए एक लाइन हम देख भी लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसको हम और क्या बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम कन्वर्जिंग मतलब मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसके पास जितना भी लाइट आता है वो सब कोई क्या करता है, कन्वर्ज करके एक जगह कर देता है, तभी तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है और ये सोलर कुकर के अंदर जाता है, तभी तो यहाँ पे क्या होता है कि फूड जो है ये रेडी होता है। समझ गए बातों का। तो देखिए सोलर कुकर इट इज ए डिवाइस दैट यूज क्या यूज करता है, तो इनर्जी। कौन सा इनर्जी, तो जो सनलाइट से आता है उस एनर्जी को यूज करता है और इसको हीट के फॉर्म में यूज करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि मतलब फूड वहाँ कुक हो जाता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो डॉक्टर के द्वारा भी यूज किया जाता है, जैसे कि नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा भी, दांत के डॉक्टर होता है उसके द्वारा भी यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, तो सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट में भी इसी का यूज किया जाता है। समझ के बातों को, तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ द स्कल डेट इनक्लोज द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन को इनक्लोज करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया, चलिए मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्रेनियम इसको बोलते हैं। इसमें कितना हड्डी होता है, तो इसमें होता है आपका 8 नंबर ऑफ हड्डी होता है। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए हालांकि इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्रेनियम जो होता है इसको हम हिंदी में कपाल बोलते हैं, और ये क्या होता है, एक पार्ट होता है किसका, स्कल का, जो पूरे के पूरे को क्या करता है कि कवर करके रखता है। इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने हड्डी से बना होता है, तो 8 नंबर ऑफ हड्डी से ये बना होता है। समझ गए बातों को, 8 नंबर ऑफ बोन से ये बना होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है क्या कि डायमेंशन का फॉर्मूला, मतलब आपको स्पीड के डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए। तो देखिए जितना भी डायमेंशन फार्मूला है उसको आप एक बार देख, हालांकि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर को क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, और सेकंड के क्या t-1 लिखेंगे। अगर इसके साथ m लगा रहेगा तो m आपको भी लगा देना और इसके पावर में 0 कर देना है, m के पावर में, तो यही हो जाता। तो यही ऑप्शन में रहता, वही होता है। हालांकि यहाँ सब में मिस्टेक है थोड़ा टाइपिंग में, तो इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज गला थोड़ा सा ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, इसलिए हम आपको सुबह से कोई वीडियो भी नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए कि कम से कम आपको शाम में एक वीडियो दे दे। इसीलिए अगर आपको आवाज़ थोड़ा सा अच्छा ना लगे तो आप मैनेज कर लीजिएगा, समझिए बातों को। चलिए देखिए आगे, क्योंकि मैं सोचा हूँ आपका कंटिन्यूटी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम नज़दीक आ गया। तो मैं तो कोशिश करता हूँ 2 वीडियो देने का, लेकिन कम से कम 1 तो 2 कम से कम। ठीक है, देखिए आगे क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2, मतलब किसके बीच में। देखिए सबसे पहले बात, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए, उसके बाद यहाँ जो भी आंसर होगा ना वो सब आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे जितना एग्जाम में काम आता है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला कि के, यानी कि के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यहाँ पे के कांस्टेंट है, इसका बात छोड़िए, इसके ज़्यादा आपका मैटर नहीं है। लेकिन Q1 और Q2 दो बॉडी का चार्ज है। मान लीजिए कि बॉडी एक ये है, ठीक है, Q1, और बॉडी 2 ये है, Q2 है। समझ गए बातों को। तो देखिए दोनों के बीच में अगर आप दूरी R मान लिए तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर 2 गो Q1 Q2 2 गो चार्ज पार्टिकल है तो दोनों को में बीच में फोर्स जो लगेगा तो कैसे लगेगा। तो इसके दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर, मतलब दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और चार्ज के जो मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको यही दोनों बातें ये ध्यान रखना है। और ये स्टेटमेंट को क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आप देखिए आपको आंसर निकल जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। बिल्कुल, तो ये देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो बोला लेकिन स्क्वायर नहीं बोला, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, यहाँ बी वो एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। मतलब जो भी होता है, जैसे कि यहाँ पे जो चार्ज मतलब फोर्स जो होता है चार्ज के कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आर का स्क्वायर होता है, मतलब आर यहाँ पे क्या होता है, तो ये इसके दोनों के चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ड्यू टू एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड सीवेज ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस इन वाटर बॉडी which cause excessive growth of the algae and depletion in oxygen level. What is the name of the process? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जैसे कि देखिए इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं क्या, यानी कि यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, यानी कि सुपोषण बोलते हैं। लेकिन ये होता कैसे, ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। देखिए जब मतलब जैसे कि आप खेत में जैसे कि देखते हैं ना बहुत सारा मतलब केमिकल पड़ता है, खाद पड़ता है। चलिए हम इसको आपको सोल्यूशन के साथ ही समझाते हैं, हालांकि ऐसे भी बताएंगे और सोल्यूशन के साथ भी बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए सोल्यूशन के साथ ही बताते हैं। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी नदी या नाले के अंदर फ्रेश पानी है पहले से, लेकिन अगर बारिश होता है या कोई और मतलब सिस्टम होता है जिसके तरह थ्रू क्या होता है कि नाले से पानी चल जाए, मतलब छोटा छोटा जो गांव के नाला होता है, शहर के नाला होता है, वहां से अगर नदी में पानी चल जाए, जब वो फ्रेश वाटर के साथ क्या होता है, या तो आर्टिफिशियल हो या नॉन आर्टिफिशियल टाइप का जो सबस्टेंस हो उसमें मिल जाता है। जैसे कि कौन कौन सबस्टेंस, तो जैसे कि मान लीजिए कि बारिश हुआ तो जो किसान का जो खेत होता है वहाँ से क्या दह के आ जाता है नाले के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जो फर्टिलाइजर उसमें दिया रहता है खेत के अंदर, तो यानी कि नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है जितना भी फर्टिलाइजर होता है वो सब दह करके नाले के अंदर आ जाता है। और जब वहाँ वो चीज़ें आ जाता है तो उसके वजह से क्या होता है ना कि उसके अंदर या सीवेज से कुछ आ जाता है, जैसे कि नाला जो होता है शहर में सीवेज से, वो सब चीज़ें आ करके जब फ्रेश वाटर के अंदर ऐड हो जाता है तो वहाँ पर बहुत सारा मतलब एल्गी जो होता है ना वो बन जाता है, ठीक है। तो उस एल्गी को बनने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है कि मतलब लेवल
बहुत डिक्रीज कर जाता है, जिससे और उसमें जो छोटा छोटा जीव रहने वाला उसको के लिए क्या हो जाता है, वो खतरा बन जाता है। समझ के बात है। तो यही होता है यूट्रिफिकेशन में कि मतलब एक फ्रेश वाटर के अंदर जो भी मतलब एक अलग तरीके का जो मतलब इम्प्यूरिटी चीज आकर के वहाँ पे मिल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि अलगी वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लगता है और उसके वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। यही इस पूरा प्रोसीजर का मतलब होता है। समझ गए बातों को। देखिए एकदम टू द पॉइंट, जो आपको ज़रूरत है मैं वही लिखा हूँ, पूरा का पूरा किताब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है आपको यानी कि नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए इसको और नाम क्या है, कितना रेशियो में होता है, ये सब मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। देखिए अगर मैं बोल दूंगा ना तो उससे आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, जितना कि मैं दिखाता हूँ तो आपको नज़र भी आता है चीज़ें। देखिए एक्वा रिजिया में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इसमें ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या तो प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, तो केमिकल नाम इसका होता है नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड जो होता है 1 रेशियो में होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 3 रेशियो में होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, नाइट्रिक एसिड का कितना रेशियो होता है, तो 1 रेशियो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना रेशियो होता है, तो 3 रेशियो होता है। समझ गए बातों को, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका जो 9th नंबर क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का केमिकल नेम क्या है, हम इसको और क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसका केमिकल नाम क्या है ड्राई आइस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन देख लेते हैं और कि इसका क्या हो सकता है और चीज़ें। देखिए जैसे कि अगर ड्राई आइस की बात करता है तो ड्राई आइस को हम क्या, केमिकल नाम इसका क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बात सही है। उसके बाद क्या, ये एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा है, तो सॉलिड है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई आइस का मतलब क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड है, मतलब तरह तरह का आपको ऑप्शन देगा। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही मतलब ड्राई आइस बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए ये कन्वर्ट कैसे होता है, तो डायरेक्ट सॉलिड से लेकर के कहाँ, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, कब, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तब। आगे देखिए इसको मोस्टली यूज किस लिए किया जाता है, तो जो फूड को अच्छे से रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है ड्राई आइस को। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि यानी कि व्हाट विल बी द पीएच सॉल्यूशन विच विल बी टर्न रेड इनटू कितना, तो ब्लू में। देखिए कोई भी चीज़ जब रेड से ब्लू में मतलब टर्न हो जा रहा है, इसका मतलब उस पीएच वैल्यू कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले बात ये बेस होगा। बेस का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि बेस वो हो जाता है जिसका पीएच वैल्यू मतलब 7 से अधिक हो जाएगा। तब जब किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, तब वो कन्वर्ट हो जाता है कब, किससे, तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम इसका एक लाइन सॉल्यूशन भी देखते हैं और थोड़ा हम पीएच वैल्यू के बारे में आपको जानकारी भी देते हैं जो आपको एग्जाम में काम आएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि जब ये आपको याद रखना है दोनों लाइन, जब रेड से ब्लू में हो जाता है हम इसको क्या बोलते हैं, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, तो बेस है। कैसा है सॉल्यूशन, तो बेस है। अगला देखिए जब ब्लू से रेड में हो जाए तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है मतलब 7 से कम होता है, मतलब कैसा होता है, तो एसिड नेचर का होता है। समझ गए बातों को। पीएच वैल्यू का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन के द्वारा पीएच वैल्यू का खोज किया गया था। और कब किया गया था, तो 1909 में इसका खोज किया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब किया गया था पीएच वैल्यू का खोज। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पीएच वैल्यू के प्लस में पीओएच को दोनों को जोड़ देते तो 14 होता है। अगर इस दोनों कंसंट्रेशन को अगर गुना कर देते तो 10 टू द पावर -14 होता है। जब भी अगर एग्जाम में आपको कोई भी पीएच वैल्यू दे दे, जैसे कि 2, 3, 4, 5 कुछ भी, अगर इसका कंसंट्रेशन पूछ लेता है, आपको कैसे निकालना है, डायरेक्ट इसको माने कि 10 के पावर में इतना माइनस लगा के आपको कर देना, यही चीज़ें आता है। समझ गए बातों को। तो ये आपको एक शॉर्ट वर्ड में याद रखने के लिए, हालांकि हम यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको पूरा डिस्कशन देखना है तो आप चले जाइए चैनल पे, जो साइंस का प्ले लिस्ट है ना उसको आप देख जाइए ना। इतना आपको बेनिफिट होने वाला है ना कि आप पूछिए नहीं, क्योंकि मैं एक एक वीडियो के अंदर ना इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, इतना अच्छे से समझाया हूँ कि आप देख करके सोचिए कि कितना अच्छा है। क्योंकि आप देखिए उसको, साइंस का जो प्ले लिस्ट है ना उसको देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा 24 नंबर के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मतलब विश्वास से दिला सकता हूँ आपको, मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कहता हूँ। अगर देखिएगा तो आपको खुद ही बेनिफिट होगा। आपको कंटेंट देख के तो इतना पता चल ही जाता होगा। देखिए आगे देखिए पीएच वैल्यू अगर जब भी आपको दिया रहेगा, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो इसको डायरेक्ट आपको कंसंट्रेशन वैल्यू में क्या करना है कि 10 के पावर
पावर माइनस लगा कर वही चीज़ लिख देना है। उसी तरह से सेम आपको POH अगर वैल्यू कुछ भी दिया है तो उसको क्या करना है कि 10 के पावर में उसको कंसंट्रेशन लगा के ये कर देना है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको कंसंट्रेशन दे दिया 10 के पावर में -3, आपको पूछ लिया pH वैल्यू क्या है, तो आपको निकालना नहीं, सीधे 3 लगा देना है, काम खत्म, कहानी खत्म। अगर निकालने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने का पड़ेगा, फिर एल्गोरिथमिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये निकल के आएगा। समझ गए बात होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए आगे देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच टाइप्स ऑफ फार्मिंग इंक्लूड द क्रॉप प्रोडक्शन एंड राइजिंग ऑफ द लीव स्टॉक टुगेदर। मतलब क्या कि जैसे ऐसा किस मतलब फार्मिंग के अंदर होता है कि मतलब आप फसल उत्पादन भी कर लेते हैं और पशुपालन भी कर लेते हैं, दोनों काम करते हैं। जनरली ये चीज़ें गांव में देखिएगा तो यही चीज़ें होता है, मतलब फसल के उत्पादन के साथ साथ क्या होता है ना कि वहाँ पे पशुपालन भी करते हैं लोग, तो उसको हम मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है ना कि ये दोनों काम होता है, फसल उत्पादन के साथ साथ अपना जो भी अगर भैंस रख रहे, गाय रख रहे, जो भी वो सब कुछ रखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है ना कि जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर होता है इसको इसमें न के बराबर डाला जाता है, या तो थोड़ा सा मतलब नहीं डाला जाता है या थोड़ा सा डाला जाता है। इसमें मतलब ये जैविक खेती होता है, तो इसमें मतलब जो भी मतलब जो कंपाउंड डाला जाता है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला जाता है। जैसे कि ये तो मवेशी का जो लास्ट वाला बच जाता है उससे हो, या मतलब जो मतलब जैसे कि जैविक जितना भी खाद होता है उसके मतलब डाल करके इसको उगाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, अच्छा होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी मतलब ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ये केमिकल खाद बना के इसमें डालते हैं ना जो जनरली खेती होता है उसमें, तो इसमें क्या बनता है कि ऑर्गेनिक खाद बना के भी इसमें डाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इन विच डायरेक्शन विल हैंगिंग मैग्नेट स्टॉप। देखिए आप अगर मैग्नेट को अगर लटका देते हैं किसी धागे से तो कौन डायरेक्शन में रुकता है, तो वो आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। कैसे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अगर कोई भी आपके पास मैग्नेट है, अगर उसको धागा से बांध दीजिए और लटका दीजिए कहीं, तो देखिएगा फाइनली वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसाइंथेसिस। तो फोटोसाइंथेसिस का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है ये आपको याद रखना। देखिए इसमें से अगर आप क्लोरोप्लास्ट अगर सेलेक्ट कर लेते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर जल्दी से जल्दी लड़का क्लोरोप्लास्ट ही सेलेक्ट कर लेते, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो थाइलाक्वाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक क्या होगा आंसर? थाइलाक्वाइड होगा। देखिए ये क्या होता है ना कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, जैसे क्वाइन के ऊपर क्वाइन आप रख के वो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ऐसे फॉर्म में होता है। और इसी के अंदर थाइलाक्वाइड के अंदर ही क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिस क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से क्या करता है कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में, और क्या करता है कि वायुमंडल से क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोसाइंथेसिस के समय क्या होता है ना कि पौधा क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर छोड़ता है, तो बाहर प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट के रूप में छोड़ता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, और लेता क्या है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे के अंदर जल का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, और जो भोजन बन जाता है जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट बन गया, जो ग्लूकोज बन गया, उसका पूरे पौधे के अंदर किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो वो ले जाता है फ्लोएम के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। समझ गया बातों को? चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इन स्टोर इन द फॉर्म्स ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि मान लीजिए आप खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं बाहर, तो इस दौरान जो आपके बॉडी से जो एनर्जी निकलता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। समझ गए बातों को? तो कई बार आपको एटीपी लिख करके देगा, कई बार इसका फुल फॉर्म लिख कर दे देगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर बाई, तो किसके द्वारा मेजर किया जाता है। तो देखिए जितना भी मेजरेबल डिवाइस है ना, ये आपके पास अगर लूसेंट बुक होगा या चाहे जो भी बुक हो, कोई ज़रूरत नहीं लूसेंटे हो, जो भी बुक होगा उसके लास्ट में मतलब जरूर दिया रहता है ये मेजरेबल डिवाइस। तो इसको आप एक से दो बार आप देख लीजिएगा अच्छे से, चाहे यूट्यूब पे भी सर्च मार लीजिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा जितना भी मेजरेबल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली उठ जाता है। तो ये किसको मतलब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं, तो ये मेजर करते हैं आपको हाइग्रोमीटर से इसको मेजर करते हैं, यानी कि वायुमंडल
के अंदर जो आर्द्रता होता है कितना % है आर्द्रता, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्चुअली आपके एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो हम आपके लिए टॉप क्वेश्चन सेट करें, टॉप क्वेश्चन बनाए, ये वाजिब नहीं होगा। समझिए बातों को। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है अच्छे से, इसके मतलब समझ लीजिए कि आपका तैयारी ठीक है और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि तैयारी ठीक है तो आप सो जाइए, ऐसा नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से और इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप विश्वास कीजिए। क्योंकि आप पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि सर इजी क्वेश्चन लेकर के आ गए। भैया जैसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही लेकर के आना मेरा भी फर्ज बनता है। ऐसा नहीं कि हम आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर के आ जाऊँ और बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा बात नहीं करना है हमको। ठीक है, देखिए आगे क्या आपका, आगे आपका कि 16 में क्या बोल रहा है कि जेनेन इज एन एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द पीरियडिक टेबल, मतलब किस ग्रुप में आता है, पीरियडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है जेनोन, ये आपको बताना है। तो देखिए ये एक मतलब 18वें ग्रुप में आता है। और अगर इससे पूछ ले आपका कि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, कई बार पूछा गया, तो 54 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर इसका आपसे मास नंबर पूछ ले तो क्या हो जाता है, मास नंबर इसका हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा मास नंबर। अगर इसका आपका न्यूट्रॉन पूछ ले कितना हो जाएगा, तो क्या आप 132 माइनस कितना 54 कर लीजिए, तो इसका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं तो यही तो न्यूट्रॉन निकलता है। समझ गए, तो किस ग्रुप में आता है पीरियडिक टेबल के, तो 18वें ग्रुप में आता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए मॉडिफाइड मतलब स्टीम। देखिए मॉडिफाई जो होता है ना, मॉडिफाई करने का मतलब क्या, ताना का जो एक संशोधित रूप है वो क्या है इसमें से। तो देखिए इसमें से पोटैटो जो होगा ये ताना का एक संशोधित रूप हो जाएगा। समझ गए बातों के। और क्या होता है इसका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, हम सोल्यूशन आपके लिए लिखे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन का बात किया है ना, तो यहाँ पे देखिए ये सब तो हम आपको बता चुके हैं, पीछे जेनॉन भी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपसे मॉडिफाई स्टीम के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाता है, जैसे पोटैटो तो आपका आंसर था। ठीक है, और क्या होता है पोटैटो के साथ साथ, तो देखिए आलू के साथ साथ आपका प्याज हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये सब क्या आते हैं, एक मॉडिफाई स्टीम है। समझ गए बातों को। देखिए तो ये तो आपको इसमें याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ ले कि मॉडिफाई जड़ कौन सा, यानी कि रूट पूछ ले, तो जैसे कि शकरकंद हो गया, जैसे कि स्वीट पोटैटो जिसको गाँव में अलुआ बोलते हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गया, जैसे कि गाजर हो गया, कैरोट हो गया, ये सब किस में आ जाता है, तो मॉडिफाई जड़ में आ जाता है। समझ गए बातों को। और ये किस में आ जाएगा, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये सब किस में आ जाएगा, तो यह जाएगा आपका तना में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, देखिए कह रहा है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम एग्जाम्पल ले तो हम मान लेते हैं कि सोडियम के बारे में बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 11 होता है, आपको पता है। चलिए देखिए, तो इसको अगर हम बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, 2, 8 और 1, इसी फॉर्म में बांटेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलिएगा 1 होगा, तो इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ना, वही होता है आपका क्या, तो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन हम उसको बोलते हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑन कॉन्टिन्यूअस एक्सपोज टू एयर द सोडियम फाइनली चेंज, मतलब सोडियम जो होता है फाइनली किस में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है आपको सोडियम कार्बोनेट में ये चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, सोडियम जब ये मतलब हवा में यानी कि खुला वातावरण में ये रह जाता है कंटिन्यूअस रूप से कुछ समय तक सोडियम, तो किस में चेंज होता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट कुछ केमिकल फार्मूला है, इसका आपको नाम याद रखना है। हालांकि एक दिन मैं केमिस्ट्री का जितना भी केमिकल फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन आता है, एक छोटा वीडियो हम आपको दे दूंगा 10-20 मिनट का, जिसमें आपको पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। देखिए आगे क्या है। आगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए ये टिंडल इफेक्ट के अंदर इन चीज़ों को देखा है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए बीकर के अंदर कोई भी सोल्यूशन पड़ा हुआ है, जब इससे अगर आप कोई लाइट गुजारिएगा ना, जब इससे कोई लाइट पास कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा ना कि जितना भी पार्टिकल है ये सब कहीं ना कहीं चल रहा है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है या मोशन है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ गए बातों को। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटेड बैक्टीरिया आर रफली स्फेरिकल, मतलब रफली कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है। द माइक्रोबायोलॉजिज्म टर्म डिस्क्राइबिंग दिस शेप, तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं, जो रफली स्फेरिकल शेप होता है उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते हैं कोकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो स्फेरिकल शेप में होता है उसको कोकास बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये सबको हम थोड़ा देख लेते हैं जिसमें ऑप्शन दिया गया, क्योंकि इस बार ये पूछा, हो सकता है अगले बार कुछ और पूछ ले, तो वो भी आपको जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए
यहाँ पे क्या है कि कोकोकस जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो ये बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, तो स्फेरिकल होता है। मतलब ये एक स्मॉल बैक्टीरिया होता है, ये स्फेरिकल शेप का होता है या ओवल शेप के होता है। अगर मैं बात करूँ आपका बैसिलस के बारे में, तो बैसिलस का शेप कैसा होता है आपको याद रखना है। तो कोकोकस का शेप होता है स्फेरिकल या ओवल, और बैसिलस का शेप कैसा होता है, तो ये रॉड शेप का होता है। कैसा होता है, तो आपको रॉड शेप के, जैसे इस तरह का रॉड होता है ना, तो रॉड शेप का ये होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो ई कोली हो जाएगा, ठीक है, और बैसिलस एंथ्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ स्पाइरुलम का, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका स्पाइरल शेप के ही होता है इसमें, तो इसके तो नाम से ही तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ विब्रियो का, तो इसमें क्या होता है, तो इसका आकार कैसा होता है, तो कौमा आकार का होता है। आपको मेनली क्या याद रखना है, तो एक तो आपको ये याद रखना, एक ये याद रखना, और एक तीसरा नंबर पे जो है ये तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है यानी कि विब्रियो जो है, इसको आपको याद रखना अच्छे से। किस शेप का होता है, तो कौमा शेप के होता है। कैसा, जैसे कि आप ऐसे कौमा देखते हैं ना, कोई चीज़ लिखते हैं तो इसी शेप का ये होता है। समझ गए बातों को, और इसको आपको तीनों को याद रखना है। अगर बैसिलस पूछ ले तो रॉड शेप का। ये सब कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर एक बार लाइक आप कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए बर्नौली प्रिंसिपल एक्चुअली ये फ्लूइड मैकेनिक्स में इसका स्टडी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर। जैसे कि पाइप से लिक्विड पास होता है ना, तो उस पर स्टडी किया जाता है, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में, डायनेमिक स्टडी में किया जाता है। लेकिन ये होता है कौन सा कंजर्वेशन होता है इसमें, तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता है। जैसे कि इनलेट पाइप पे कितना एनर्जी, आउटलेट पाइप पे कितना एनर्जी गया, तो इसी का कंजर्वेशन इसमें देखा जाता है, जो इसमें फ्लूइड में इसका स्टडी किया जाता है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले बात, यहाँ पहले ही आपको एसिड लगा के दे दिया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो बिल्कुल भैया 7 से कम होगा। ज़्यादा क्यों होगा, और 0 नहीं होगा। 0 क्यों होगा, जब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा है, ये पेट के अंदर होता है, तो इसका मतलब 0 वैल्यू नहीं होगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम में यही नामे पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो देखिए इसको और जानते हैं किस नाम से, इसका पीएच वैल्यू तो आपको पता हो गया कि 7 से कम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस एसिड के नाम से, म्यूरिएटिक एसिड। ये आपको याद रख लेना, इस नाम से आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। पूछता है कि पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो उसमें मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन नहीं दे करके ये दे देता है, यानी कि म्यूरिएटिक एसिड दे देता है। तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, एन एरेबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन आवर स्केलेटन मसल एंड प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं उसमें। तो देखिए उसमें जो जब भी एनएरेबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या हो गया ना कि ऑक्सीजन का कमी हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीजन का कमी हो गया। तो जब ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो वहाँ पे क्या जम जाता है ना कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड प्रेजेंट हो जाता है। चलिए हम इसका एक लाइन में सोल्यूशन देख करके आपको बताते हैं अच्छे से। देखिए जैसे कि इसका सोल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि उसका लैक्टिक एसिड जो उसका आंसर था, तो लैक्टिक एसिड बनता क्या है बॉडी के अंदर, कब बनता है, तो देखिए जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीट फॉर्म में नहीं टूट पाता है। समझ गए बातों को, जैसे कि कंप्लीट उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। तो अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा, मतलब ये कोई दूसरा रूप लेगा, तो वही दूसरा रूप क्या लेता है ना कि ग्लूकोज वहाँ पे प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा चीज़ मतलब क्या प्रोड्यूस कर देता है कि जैसे कि इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर देता है या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। इसके वजह से कभी कभी बॉडी में क्या होता है कि थकान भी महसूस होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी बॉडी के अंदर जो थकान महसूस होता है वो किसके वजह से होता है, तो यही लैक्टिक एसिड को ज़्यादा जम जाने की वजह से बॉडी के अंदर तो आपको थकान महसूस होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका साइंस का सेट नंबर 3। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए कि जब आप शेयर करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आप मतलब वीडियो को अच्छा मानते हैं, तो इसीलिए हमें कंटेंट बनाने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाते हैं। ठीक है, समझ गए बातों का। जब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, कभी कभी मन नहीं रहता है बनाने का, फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो यार कंटिन्यूटी टूट जाएगा आप लोग का, एक वीडियो तो कम से कम देना ही चाहिए। तो जब मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, वो जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।